संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज जब हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए और उस पर एक संगोष्ठी अपनी बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर विश्व के नागरिक को अपनी जो चर्चा का जो विषय है उस पर अपनी अभिव्यक्ति देनी चाहिए। कैसे हम इस बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल कर पाएंगे ताकि विकास का लाभ जो हमारे हर नागरिक है, अगर हम मानवीय मूल्यों की बात करें तो हर मानव तक उस विकास का मूल्य पहुंचे। उस मूल्य के लिए हम सबको अपने अपने जो कहूँगा कि कर्तव्य हैं, सरकार अपना काम करेगी, उस पर भी बात करेंगे। संगोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैं सबसे पहले लायंस क्लब नैनीताल की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ हमारे मुख्य प्रोफेसर धनेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा, जो राजनीति विज्ञान विषय की विभागाध्यक्ष के साथ साथ चीफ प्रॉक्टर भी कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसवी परिसर की हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर बोरा मैडम का। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में लंढौरा महाविद्यालय से डॉक्टर मीरा चौरसिया हमारे साथ जुड़ी हैं, जो एक बहुत ही कहूँगा कि कवि हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग में कार्यरत हैं और एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में उन्होंने अपनी एक छवि, अपना एक कार्य क्षेत्र रखा है। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हमारे साथ हमारे शहर की पहचान मीनाक्षी कीर्ति हमारे साथ आज वक्ता के रूप में है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो जीव विज्ञान विभाग की प्रवक्ता हैं और साथ में एक शहर की, जो उसको कहूंगा आवाज के रूप में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका शहर के लिए निभाई है। इसके लिए उनका स्वागत और अभिनंदन है। राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजय कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो लायंस क्लब है उसकी पूरी टीम का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष ज्योति खन्ना जी, उपाध्यक्ष नीलू एलांस जी, महासचिव डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी, उप सचिव शशि मित्तल जी, कोषाध्यक्ष मोनिका जी, कार्यकारिणी के सदस्य ईशा शाह, गीता शाह जी, वर्षांजलि श्रीवास्तव जी, मीनू शर्मा जी, मंजू कंसल जी और शोभा गुप्ता जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज जब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर जब विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि 11 जुलाई की बात कर रहे हैं, जहां पर हम सबको इस विश्व के पटल पर नजर डालनी है। इससे पहले कि ये कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें, कुछ विषय के जो मुख्य बिंदु हैं उनको आप सबके बीच में रखना चाहूंगा कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 101.17 लाख की जनसंख्या उत्तराखंड में है। यदि हम विश्व पटल की बात करें तो जो बिलियंस, हमारे जो 7.8 बिलियंस की आबादी पूरे विश्व की है, उसमें से अगर हम देखें तो 1/8 भाग जो है आज भी भूख की लड़ाई लड़ रहा है, उनके पास खाने के लिए नहीं है। प्रत्येक जो हम एक वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में हमारे 2 मिलियन बच्चे जो हैं, जो मॉल न्यूट्रिशन है, जिनको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो नॉर्मन बोरलॉग, जो जिन्होंने हरित क्रांति को पूरे विश्व में फैलाया, उनका सपना था कि विश्व में कोई भूखा न सोए। तो उन्होंने कहा कि yet food is something that is taken for granted by most world leaders despite the fact that more than half of the population of the world is hungry। तो जो 1973 के बाद जब हमारे वहाँ हरित क्रांति प्रारंभ हुई तो वो तो उसका श्रेय निश्चित रूप से स्वामीनाथन को गया, और स्वामीनाथन के गुरु थे नॉर्मन बोरलॉग, और उन्होंने कहा कि जब आधा विश्व भूख से तड़प रहा है तो आधा विश्व कैसे चैन की नींद सो सकता है। विश्व की बढ़ती हुई आबादी के अगर हम एक नजर डालें तो 2050 तक नाइजीरिया की जो आबादी है वो अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक बहुत अलार्मिंग इश्यूज है। दुनिया भर में तरक्की का ये संदेश फैलाना है, विश्व की बढ़ती आबादी को जो समस्या है उसके प्रति जगाना है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा कानून होना चाहिए, न मानने वाले को कड़ी सजा होनी चाहिए, और पूरे देश को ये मालूम होना चाहिए। इसी विषय को लेते हुए आज लायंस क्लब द्वारा इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और 1987 जब हमारी पूरे विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन हो गई थी, तब 1989 में 11 जुलाई 1990 को प्रथम जो हमारा विश्व जनसंख्या दिवस है उसको मनाया गया।
यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इसको पास किया गया। पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट दो बहुत महत्वपूर्ण इशू है। देखिए, जनसंख्या बढ़ना जहां विकास को कम करता है, वहीं वो जो हमारा पर्यावरण है जिससे हम प्रदूषित हुए हैं, जिसका भी हमने सबने कोविड को देखा है, उसमें उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो खत्म हो जाएंगे और हमारी जो विकास की गति है वो भी धीमी हो जाएगी। इसीलिए 2021 की जो थीम है वो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो ये महत्वपूर्ण थीम यूनाइटेड नेशन ने ली, और भारत आने वाले समय में अगर 10 साल तक हमारी आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो चीन को हम हरा देंगे। चीन को निश्चित रूप से हम विकास में शायद हरा ना पाए, लेकिन जनसंख्या के मामले में हम निश्चित रूप से हरा देंगे। भारत की जो जनसंख्या है, पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में पाई जाती है, और हिंदुस्तान में 1.38 जो अरब जनसंख्या है वो हिंदुस्तान में पाई जाती है। 464 लोग 1 वर्ग किलोमीटर पर आच्छादित हैं, यानी कि उनको रहने का स्थान अगर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो 464 लोग 1 वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और इसके अलावा जो सरकार है, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है। देखिए, मैटरनिटी दी है, चाइल्ड केयर लीव के नाम से भी दिया, पैटर्निटी लीव भी दी है, लेकिन आज इसको किस तरह से लाभान्वित लोग होंगे। आज मैं जब सवेरे अखबार देख रहा था तो उसमें उत्तर प्रदेश की एक जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या कानून को इसका जो ड्राफ्ट है वो तय कर लिया है, और उसमें इन्होंने निश्चित रूप से कहा है कि जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा, जिनके 1 बच्चे होंगे उनको सरकार प्रोत्साहित करेगी, जिनके 2 बच्चे होंगे उनको सरकारी लाभ मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा बच्चे होने पर उनको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। तो इनिशिएशन है, उन्होंने एक ड्राफ्ट इसको तय किया है। देखिए किस तरह से हमारा जो राजनीतिक माहौल है, किस तरह से हम उसको पास करने में कारगर होंगे। पूरे देश को, ये न केवल प्रदेश को बल्कि पूरे विश्व को और पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत ही सख्त कहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी चाहिए, जहां पर एक कड़ा कानून हो, और जो भी इस कानून का पालन न करे उसे निश्चित रूप से दंड के रूप में सरकारी सुविधाओं का लाभ न मिले। ऐसा अगर हम ऐसा कड़ा कानून बनाने में लाभ कारगर होंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ है वो पूरे देश को मिल सकते। वो हम जिस तरह से आगे को बढ़ रहे हैं, शायद हम पीछे को नहीं आ पाएंगे। तो दुनिया की बढ़ती जनसंख्या विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। व्यक्ति का जन्म लेने के पश्चात उसका भरण पोषण सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो सरकार अपना मुंह नहीं मोड़ सकती है, क्योंकि वो सरकारी कायदे कानून के अंतर्गत वो व्यक्ति भारत का नागरिक है या किसी भी विश्व का किसी भी देश का नागरिक है, तो वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकारें अपनी व्यवस्था अनुसार नियम बनाएं। अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी अनियंत्रित जनसंख्या का परिणाम है। 2021 की थीम पर जब सरकार अपने आप को उद्वेलित करेंगी, कार्यों को करने की कोशिश करेंगी, तो निश्चित रूप से हमको इसमें लाभ मिलेगा, और जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने में हम सब लोग कारगर होंगे। 1990 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? जब हम 5 बिलियन पूरे विश्व में हो गए थे, लेकिन आज आप देखिए कि हम 7.8 बिलियन हो गए हैं, और पिछले 200 सालों में हमारी जनसंख्या पूरे विश्व की बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये हमारे आज के कुछ विषय थे जिनको मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया, और मैं अब इसी कार्यक्रम को आगे लिए चलने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लायंस क्लब नैनीताल के अध्यक्ष ज्योति खन्ना जी को, कि वो सभी का स्वागत करेंगी और आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम सबको ऊर्जा प्रदान करेंगी। ज्योति खन्ना जी। हाँ जी, thank you, sir. Good afternoon to one and all gathered here. I hope you and your family are fine in this COVID time. First of all, I would like to introduce myself. I am Jyoti Khanna, President of Lions Club Nainital Gold. Welcome all the honored guests in the program. As we all know that India is facing population explosion, so we must take serious steps to control it. And this program is to create awareness to control population. Lions Club family is thankful to Mr. Lalit Tiwari for organizing the program on World Population Day. Taking not much time, I once again welcome you all and I'm thankful to all for joining us. Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष जी का, ज्योति खन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने क्लब की तरफ से एक महत्वपूर्ण चर्चा रखी है, जिस पर हमारा जो उद्देश्य है, निश्चित रूप से इस चर्चा के बाद हम कामयाब होंगे उनको इम्प्लीमेंट कराने में, लोगों को जागरूक करने में। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लॉयंस क्लब नैनीताल की महासचिव डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी से, जो पूर्व में प्रधानाचार्य रही हैं बालिका विद्यालय में नैनीताल के। लगातार लेखन उनकी रुचि रही है, कई पुस्तकें वो लिख चुकी हैं, और आज उनका ये प्रयास कि हम सब लोग फिर एक बार एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी। मेरा आप सब लोगों को नमस्कार। और डॉक्टर ललित तिवारी जी, मैं विशेष रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले तो मैं लॉयंस क्लब के बारे में आपको कुछ बता दूं। मैं आपको ये बतलाना चाहती हूँ, लॉयंस क्लब नैनीताल गोल्ड की स्थापना जो है 8 अगस्त 2010 को हुई थी। और इसमें जो नींव का पत्थर रखने वाली थी हमारी नीलू एहन जी और नीलू शर्मा जी। तो उस वक्त तो ये था कि बहुत कम मेंबर थे और कम साधन थे, फिर भी इन लोगों ने काफी मेहनत से लॉयंस क्लब को आज ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये सबके साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले इसका नाम लॉयंस क्लब था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम किए कि हमारे क्लब को गोल्ड मेडल मिला, तब इसका नाम लॉयंस क्लब नैनीताल गोल्ड हो गया। अब वर्तमान में यही नाम से हम चला रहे हैं। और इस वक्त का हमारा जो चुनाव हुआ है, हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसको आगे कर सके। और इसमें हमारी जो अध्यक्ष बनी है खन्ना जी और मंजू कंसल जी भी यहाँ पर आई है, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। वर्षांगित श्रीवास्तव जी हैं और बाकी जितने भी यहाँ पर प्रसिद्ध जन है, मीनाक्षी कीर्ति जी आई है यहाँ पर। और मैं धनेश जी को तो प्रणाम करती हूँ, ये हमारे गुरु भी रह चुके हैं और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही ये गोल्ड के बारे में ये बताना चाहती हूँ, तो हम इसमें संसाधनों से अपना कार्यक्रम करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि लॉयंस क्लब जो है पूरे वर्ल्ड में यूएस तक ये हमारा जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं, सारी रिपोर्टिंग हमारी यूएस में जाती है और इसका एक पासवर्ड हमें मिलता है। और इस वक्त जो कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी हम जो कार्यक्रम करेंगे, ये हम हमारे जो गवर्नर है लखनऊ में बैठे हुए बीएन श्रीवास्तव जी, उनको हम रिपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारे कार्यक्रम जो है ये आगे भी चलते रहते हैं। और आप लोगों ने इतना समय दिया मुझे, और मैं लॉयंस क्लब के जितने भी मेरे मेंबर्स हैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके, मुझे सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर वो उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एक मेंबर का हमें पूरा पूरा सहयोग मिलता है, पूरा उनका डिवोशन रहता है, समर्पण रहता है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि इसमें हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। भले हमारे पास साधन बहुत सीमित है, लेकिन हमारे भर से प्रयास रहता है कि हम क्लब को ऊंचाइयों तक ले जाए, यही हमारी कोशिश रहती है। और साथ ही साथ में इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे क्लब में विगत 2 वर्षों से आशा शर्मा जी आई थी, उन्होंने हमारे क्लब को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, काफी अच्छे कार्यक्रम करते। अब वो अपना आशा फाउंडेशन की वजह से क्लब में नहीं आ पा रही है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, अगर वो यहाँ पर सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं ये लिंक तो सभी को मैंने भेजा था। तो मैं यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, आप सभी लोगों को, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं यहाँ पर ये कार्यक्रम आज हमारे क्लब में पहली बार हो रहा है। ये जनसंख्या दिवस पर एक कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ था, आगे इस कार्यक्रम को हम चलाते रहेंगे। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सभी प्रबुद्ध जनों को मैं पुनः एक बार बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी का, महासचिव हैं लायंस क्लब नैनीताल की। और मैं इधर देख रहा हूँ कि श्रीमती मंजू कंसल जी कुछ कहना चाहती हैं, उन्होंने हाथ रेज किया है। अगर वो कुछ कहना चाहती हैं तो अपने आप को अनम्यूट करेंगी पहले। जी मैम, प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आवाज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 11 जुलाई 1987 को संयुक्त राष्ट्र ने आम सभा में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया।
क्योंकि ये इसका मकसद जनसंख्या के संबंध में उसकी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जगाने से है, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और ह्यूमन राइट्स के महत्व से है। और यह सभी समस्याएं भारत में उसकी चरम सीमा पर पहुंच गई, इसलिए इस समस्या का निदान करना बहुत ज़रूरी हो गया और इसीलिए ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। इसमें निरंतर सुधार के साथ जोश पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। बस सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें और इसके संबंधित में जो इसमें हम कर सकते हैं वो है कि परिवार नियोजन पर चर्चा करके उससे संबंधित प्रक्रियाओं पर व्यवस्था करना और अनूठा ये भ्रूण हत्या का विरोध करके ऐसे पर चेतना जगाना, गरीबी पर योजना बनाना और गर्भवती महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य उनकी उस पर उनका ध्यान देना। तो इसलिए यह दिवस मनाने की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि जब इसकी भारतवर्ष की जनसंख्या 5 अरब पर पहुंच गई तब एक यह बड़ा चिंता का विषय बन गया। धन्यवाद सर। धन्यवाद मंजू, उन्होंने कार्यक्रम में अपनी जो बातचीत थी उसको रखा और बहुत ही गहन मैं अलायंस क्लब की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम को अब हम क्योंकि हमारी संगोष्ठी है और अधिक से अधिक लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमारे साथ आज दो मुख्य वक्ता भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। डॉक्टर दीपिका पंत अंग्रेजी विभाग से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर श्रुति शाह फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीता आर्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नीता आर्य जी के बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर भावना हमारे साथ जुड़ी हैं। शोभा चरक जी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए इस कार्यक्रम को हम संगोष्ठी के रूप में आगे लिए चलते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मीरा चौरसिया को, जो डीएचपी परिसर की छात्रा रही और आज कमललाल कॉलेज में जो लंढौरा में है, हरिद्वार में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं और हिंदी के लिए निरंतर कहूँगा कि एक समर्पित व्यक्तित्व के रूप में लगातार कई स्तरों पर वो कवि सम्मेलनों का और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। डॉक्टर मीरा चौरसिया। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो सर आपको धन्यवाद करूंगी कि आपके द्वारा मैं संगोष्ठी में जुड़ पाई। बहुत बहुत आभार सर आपका। मंच पे आसीन सभी महिलाओं से जैसे मेरा स्वागत करना। डॉक्टर मीरा चौरसिया आज विश्व जनसंख्या दिवस पे आपके सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है, जिसका विषय है धरती कहती पुकार। बढ़ती जनसंख्या से मेरी प्यारी, बढ़ती जनसंख्या से मेरी प्यारी धरती हकुला रही है। रोक लो बढ़ती आबादी, भारत माता समझा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या से भारत माता सोच रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या से भारत माता सोच रही है, कितने निष्ठुर हैं, कितने निष्ठुर हैं हमारे बालक, शायद होश नहीं है। हमारे ही बालक रोज लगाते धर्म कर्म का नारा है। हमारे ही बालक रोज लगाते धर्म कर्म का नारा है। हर शब्दों में गीतों में कहते हिंदुस्तान हमारा है। हर शब्दों में गीतों में कहते हिंदुस्तान हमारा है। तब क्यों नहीं मानते, तब क्यों नहीं मानते पुत्र भारत माँ हम तुम्हारा। तब क्यों नहीं मानते पुत्र भारत माँ है हम तुम्हारा। रोको अपनी आबादी, रोको अपनी आबादी को, पुत्र यही धर्म कर्म है तुम्हारा। आबादी तूने बढ़ा दिया, आबादी तूने बढ़ा दिया, पालन पोषण ना ध्यान दिया। आबादी तूने बढ़ा दिया, पालन पोषण ना ध्यान दिया। अनपढ़ बना के रखा घर में, अनपढ़ बनाकर रखा घर में, बेटी बहन पे अत्याचार किया। अनपढ़ बढ़ा के रखा घर में, बेटी बहन पे अत्याचार किया। हे मेरी प्यारी बेटियां, हे मेरी प्यारी बेटियां, तुम देवी स्वरूपा कहलाती हो। हे मेरी प्यारी बेटियां, तुम देवी स्वरूपा कहलाती हो। कितने कष्ट सहती हो, कितने कष्ट सहती हो, फिर भी जनसंख्या बढ़ाती हो। रोको मेरी बेटी रोको, रोको मेरी बेटी रोको। जनसंख्याओं पे लगाओ प्रतिबंध, जनसंख्या रोक के उज्जवल भविष्य से बनाओ संबंध। हे हमारे भारतीय पुरुष, हे हमारे भारतीय पुरुष, क्यों तुम बन गए नेत्रहीन। जनसंख्या के कारण धरती पे कितने बने हैं दीनहीन।
जनसंख्या के कारण धरती पर कितने बने हैं 3 लोग। धरती कहती पुकार के, हे मानव तुम चल संभल कर। घर से बाहर झांक सड़क पे, बैठे हैं दुखिया कटोरा लेकर। अपना धर्म निभा मानव अब, जनसंख्या को रोक लो। कितनों को मैं रक्षा करूंगी। तुम आगे पीछे सोच लो। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मीरा चौरसिया का कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जो दृश्य है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसको परोसा है कि किस तरह हम जब लिंग भेद की बात करते हैं तो किस तरह से हम स्वार्थ करते हैं और हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं जब हमें लिंग पर भेद करना पड़ता है, लड़के बेटे और बेटी पर भेद करना पड़ता है। हम कितने अपने आप को कहूँगा कि सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने जनसंख्या नियंत्रण की तरफ चलेंगे। पूरे विश्व के बेहतर पर्यावरण की परिकल्पना तभी साकार हो पाएगी, पूरे विश्व को तभी लाभ मिल पाएगा जब हम अपनी जनसंख्या को अपने जमीन के हिसाब से, अपने देश की जमीन के अनुसार, अपने संसाधनों के हिसाब से उसको क्रियान्वित करने में कारगर हो सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीरा चौरसिया जी का कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग सुनिश्चित किया। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे शहर की आवाज़ और जीव विज्ञान की प्रवक्ता मीनाक्षी कीर्ति जी को कि आज इस अवसर पर हम सबको संबोधित करेंगी। मीनाक्षी कीर्ति जी। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ नमस्कार, थैंक यू सो मच तिवारी सर। और सबसे पहले मैं लायंस क्लब के सभी नवनिर्मित पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगी। अध्यक्ष ज्योति खन्ना मैम, सचिव नीलू एलेंस मैम, महासचिव डॉक्टर रेखा त्रिवेदी मैम और वर्षांजलि मैम, मंजू कंसल मैम और भी जितने पदाधिकारी हैं और जितने भी गेस्ट यहाँ पे हैं, सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और लायंस क्लब, जिस तरह से मैं लायंस क्लब में काफी प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं और आशा मैम पूर्व अध्यक्ष रही हैं और ईशा शाह जी भी जो उसकी पूर्व सचिव रही हैं, तो आप सभी लोगों के सहयोग से लायंस क्लब बहुत अच्छे कार्य कर रहा है और आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे कार्यक्रम करेंगे। तो कल ललित तिवारी सर का फोन आया था कि लायंस क्लब इस तरह से प्रोग्राम वेबिनार पे करने जा रहा है, तो मुझसे बोला उन्होंने कि मैम थोड़ा सा 2 शब्द आप भी कहिएगा, तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। और थीम जो आज की वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे एक इन्होंने रखी है, तो ये द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो ऑब्वियसली हम लोगों को मालूम है कि हमारे दुनिया में जो जनसंख्या है वो वाकई एक परेशानी हो गई है, एक परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण बन गई है। और जहाँ पे हम जनसंख्या की बात करते हैं, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो मेन चीज आती है, क्योंकि जब अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, ये सारी चीजें अनियंत्रित होती चली जाती है। अगर हम देखें तो इस समय दुनिया की कुल जो जनसंख्या है वो अभी सर ने भी बता दिया है, एक बार मैं और आप लोगों को थोड़ा सा इसमें हाईलाइट करना चाहूंगी कि 7 अरब 87 करोड़ 85 लाख से भी अधिक है। मतलब हर दिन जो लाखों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है और वाकई में एक बहुत बड़ा परेशानी का ये कारण है। और अगर हम बढ़ती हुई जनसंख्या जो आज का टॉपिक लिया है उसमें देखें तो इसमें हम कैसे इससे समाधान इसका कर सकते हैं, और सभी आजकल हम सब लोग जागरूक हैं कि परिवार नियोजन हम लोगों का जो एक मेन इसमें फंडा है। तो लेकिन फिर भी ये एक कुछ % लोग जो हैं जो जागरूक हैं, लेकिन कई जगह ऐसा है जो जागरूकता की कमी है। और दूसरी चीज, कई ऐसे रीजंस भी हैं हमारे यहाँ जो जनसंख्या को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारा जो लिंग भेद वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि घर में हमारा जो एक कल्चर होता है उसमें ये कहा जाता है कि भाई
लड़का होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब एक लड़की होती है, 2 लड़की होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन है आई थिंक। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो जागरूकता, अगर हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो उसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, हम सब लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग अवेयर नहीं होंगे तो हम लोगों के साथ साथ जो एक समाज है, एक ऐसा दबका जिनको हमें जागरूक करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र ने आम सभा में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया था। तो 1987 तक दुनिया की जनसंख्या 5 अरब के पास पहुंच चुकी थी, जो कि वाकई में एक चिंता का विषय था। तो इसलिए दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाने की शुरुआत की गई। और इस साल की जो थीम है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। ऑब्वियसली जब हम कोविड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो हमारा इस साल ये वैश्विक स्तर पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन व्यवहार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर भी असर डालेगा। और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। और वाकई में जो हमारी इसकी वजह से जो भी चीजें हो रही हैं, तो अवेयर करना लोगों को बहुत जरूरी है। तो यही मैं इसमें आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो सरकार इसमें कर रही है और हम कैसे इसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो कैसे हम वो कर सकते हैं, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है। तो यही मेरे शब्द होंगे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू तिवारी सर, थैंक यू लायंस क्लब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आप सभी लोगों के बीच में मैं पुनः लायंस क्लब के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी। थैंक यू तिवारी सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मीनाक्षी जी का कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचारों से इस गोष्ठी में कहूंगा कि एक नए ऊर्जा का प्रभाव किया है। और आमंत्रित करना चाहेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय डॉक्टर विजय कुमार को, वो ऊर्जा के संचरण को और आगे ले जाएंगे। डॉक्टर विजय कुमार। धन्यवाद सर। वेबिनार में उपस्थित सभी महावनों का मेरा नमस्कार। विश्व जनसंख्या दिवस की बहुत बहुत बधाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है बाल विवाह, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, पुत्र प्राप्ति की सोच, गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग में संकोच तथा गरीबी। जनसंख्या वृद्धि से रोजगार अवसरों में भारी कमी होगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होने के कारण भुखमरी, कुपोषण बढ़ेगा, आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जाएगी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव होगा, भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता को बल मिलेगा तथा सामाजिक असमानता को बल मिलेगा, मानव संघर्ष बढ़ेंगे। अतः जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से संपूर्ण मानव जाति को अवगत कराने के प्रयास किया जाए। जबकि वास्तविकता यह है कि हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज है। खैर, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकतर जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों से अनभिज्ञ है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, परिचित नहीं है। अगर हम विश्व जनसंख्या की बात करें तो अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र इसमें हैं चीन, कुछ देशों में चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील शामिल है। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विशेष रूप से ऐसे देशों की आम जनता को जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण होने वाली विभिन्न समस्याओं को उजागर करना है। वैश्विक जनसंख्या के प्रमुख योगदानकर्ता होने के नाते इन देशों के लोगों की जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। विश्व जनसंख्या दिवस ने जनसंख्या नियंत्रण के लाभ पर प्रकाश डाला। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक किया जाए कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्हें क्या नुकसान होगा, उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा या उनकी पीढ़ियों को क्या सामना करना पड़ेगा। जैसे प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी। बढ़ती आबादी के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से उपभोग किया जाएगा और किया जा रहा है।
यह प्राकृतिक संसाधनों की कमी की ओर अग्रसर है, जो मानव के अस्तित्व के साथ साथ पृथ्वी पर विभिन्न अन्य प्रजातियों के लिए आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण से इस समस्या पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। बेहतर रोजगार के अवसर, अगर जनसंख्या नियंत्रित होती है तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, नहीं तो रोजगार के अवसरों में भारी कमी आएगी। पर्यावरण पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसा कि हम देख रहे हैं, बढ़ता हुआ दबाव, जैसे आजकल पर्यटन सीजन चल रहा है, नैनीताल में भी देख लीजिए, वाहनों का अत्यधिक दबाव हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, और पर्यावरण के दूषित होने के कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कम जनसंख्या को नियंत्रित करके लोगों को जागरूक करके जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रयास ये होना चाहिए कि गरीब व्यक्ति तक, जो अशिक्षित है, जो इन वेबिनारों को ज्वाइन नहीं कर सकता, सेमिनार को ज्वाइन नहीं कर सकता, उन तक हम कैसे अपनी आवाज़ पहुंचाएं, उन तक हम किस तरीके से बताएं कि जनसंख्या का दुष्प्रभाव बहुत ही भयावह होगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद देता हूं। सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर विजय कुमार जी का। राष्ट्रीय सेवा योजना के कुमाऊं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक हैं और अपनी भागीदारी से जिन सामाजिक क्षेत्रों में हम अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं, उसमें अपनी बात जरूर रखते हैं और अपने कामों को जरूर आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा और प्रोफेसर धनेश पांडे जी को हमको सुनना है। तो इस समय मैं लायंस क्लब की तरफ से डॉक्टर आरती वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। डॉक्टर दीपिका पंत हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर बीना फुलारा, उसके साथ साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर भावना कर्नाटक हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गीता तिवारी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर शशि बाला उनियाल हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ नम्रता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर नवीन पांडे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। नीतू खुलबे कांडा से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सुमन फरसवान जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। और हमारे जो अन्य इस संगोष्ठी में भाग कर रहे हैं, मैं उन सबका लायंस क्लब की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा जी को। नीता बोरा शर्मा जी हमारे राजनीति विज्ञान की कुमाऊं विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष हैं, डीएसवी परिसर की लाइब्रेरी की ऑनरेरी लाइब्रेरियन हैं, महिला अध्ययन केंद्र की संयोजिका हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ ही चीफ प्रॉक्टर कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसवी परिसर की हैं। बहुत ही मृदुभाषी हैं, लगातार जन सरोकार की जो कार्यक्रम होते हैं उनमें अपना योगदान सुनिश्चित करती हैं, और बहुत ही मृदुल स्वभाव की और बहुत ही कहूंगा कि वाक्पटु हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा जी को कि हम सबको आज इस महत्वपूर्ण विषय पर और ऊर्जावान करेंगे। प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा। धन्यवाद प्रोफेसर ललित। मैं लायंस क्लब नैनीताल गोल्ड को इस बात के लिए विशेष बधाई देती हूँ कि आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास है, और मैं प्रोफेसर ललित तिवारी जी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने हम सब अपनों के बीच में जोड़ा और अपनी बात कहने का अवसर दिया है। प्रोफेसर धनेश पांडे जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, जो मेरे गुरु हैं। लायंस क्लब की अध्यक्ष ज्योति खन्ना जी, इसकी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी, उपाध्यक्ष नीलू एलहेंस जी, जॉइंट सेक्रेटरी शशि मित्तल, ट्रेजरर मोनिका जी, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए श्रीमती ईशा शाह, गीता शर्मा जी, आशा पांडे जी, और लायंस क्लब नैनीताल गोल्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण, और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर ललित तिवारी जी ने और मेरे पूर्व वक्ताओं ने अभी अभी ये बात यहाँ पर स्पष्ट करी थी
कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल थी, उसके द्वारा 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया गया था, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी जो था एक अलार्म कर रहा था, हमें खतरा बता रहा था, और उसके लिए हम कैसे लोगों को जागरूक करें। इसके लिए 11 जुलाई का दिन हमको दिया कि हमने अभी तक क्या किया, हम अपना अवलोकन करें, और क्यों हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं उसका हम अपना मूल्यांकन करें, और कैसे हम इस जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस पर हम आगे विचार करें। क्योंकि ये एक शाश्वत सत्य है कि, और हम जानते हैं कि जब जन होगा यानी पीपुल होंगे, तभी समाज है, तभी सोसाइटी है, तभी राष्ट्र है। क्योंकि किसी भी जो राष्ट्र का निर्माण होता है वो मिट्टी, गारे और पत्थर से नहीं होता, अपितु समाज में जो रहने वाले नागरिक होते हैं उनसे होता है। और जब कभी भी हम बचपन से राज्य के तत्व पढ़ते हैं, तो उन राज्यों के तत्वों का जब हम जिक्र करते हैं तो हम बताते हैं कि राज्य के 4 तत्व होने चाहिए। पहला हम कहते हैं जनसंख्या, दूसरा हम कहते हैं निश्चित भूभाग, तीसरा हम कहते हैं सरकार या गवर्नमेंट, और चौथा हम कहते हैं संप्रभुता या सॉवरेंटी। और इन सब में आप देखिए कि जो पॉपुलेशन या जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा प्रथम और आवश्यक तत्व स्वीकार किया गया है, क्योंकि जनसंख्या नहीं होगी तो उस भूभाग में रहेगा कौन? सरकार है लेकिन जनता नहीं है तो किस पर गवर्न करेगी, शासन करेगी? और सॉवरेंटी की तो फिर बात आ ही नहीं सकती। तो जनसंख्या का जो तत्व है अपने आप में महत्व रखता है। और इन तत्वों की बात करते हुए कभी भी ये नहीं कहा गया कि एक राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ये निर्धारित नहीं किया, लेकिन ये जरूर स्वीकारा गया कि राज्य की जनसंख्या अपने विकास संसाधनों के अनुपात में होनी चाहिए, जिससे लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और समाज का बहुआयामी विकास हो सकेगा। और हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्र के लोगों को कठिनाइयों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। जब हम किसी राष्ट्र को शक्तिशाली कहते हैं या उसको कैसे सशक्त बनाना चाहिए इस पर विचार करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यदि किसी देश की जो स्थिति है भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित है, तो वो देश किसी भी अन्य देश से अंतर्राष्ट्रीय समझौता करने को सरलता से तैयार नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि वो किसी के दबाव में नहीं रहता है। यदि उस राष्ट्र के पास नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, तो भी राष्ट्र अपने विकास के लिए अन्य लोगों के आगे नहीं झुकेगा और उसे दूसरे राष्ट्रों को प्राकृतिक संसाधन वो देने की स्थिति में होता है, उन्हें रॉ मटेरियल देता है और ऐसी स्थिति पर अपना दबाव भी वहां पर कायम रह सकता है। अमेरिका हमारे सामने इसका ज्वलंत उदाहरण है। और राष्ट्र शक्ति के निर्माण में और उसके विकास में भी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राष्ट्र के जो अन्य जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, राष्ट्र को तभी तो शक्तिशाली बनाएंगे जब उसके पास मैन पावर होगी, मानव शक्ति होगी। लेकिन हमेशा ये स्वीकारा गया है कि ये मानव शक्ति भी तभी उचित प्रकार से काम करेगी जबकि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, वह उन्हें मिले। पर होता क्या है कि जनसंख्या वृद्धि भी उनके इस अधिकारों को प्रभावित करने लगती है, क्योंकि जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जनसंख्या वृद्धि से हमारे सामने आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, जीवन में गुणवत्ता की कमी और भौतिक संसाधनों पर दबाव, गरीबी और अशिक्षा का जो माहौल है और पर्यावरण, इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ता है। और जो हमारे
वनों की कटाई होने लगती है, वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं उभर कर सामने आ जाती हैं। जब इन समस्याओं से व्यक्ति जूझता रहेगा तो राष्ट्र का विकास भी बाधित होना स्वाभाविक है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, तो राष्ट्र निर्माण में अपनी जो भूमिका निभाना चाहता है वो प्रायः नहीं निभाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। एक ओर गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं तो दूसरी ओर झुग्गी बस्तियों व कच्चे मकानों में लोग कठिन जीवन यापन करने में लगे रहते हैं। और जो जनसंख्या वृद्धि से जीवन यापन और अन्य सुविधाओं की जो मांग में स्वतः वृद्धि होने लगती है। इसकी पूर्ति फिर दो प्रकार से की जाती है, औद्योगिकीकरण और जंगलों की सफाई करके। दोनों ही साधनों का प्राकृतिक स्रोतों पर गलत प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण से प्रदूषण फैलता है, जैसा कि मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत भी कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है 70,000 वर्ग किलोमीटर जो कृषि भूमि है पर्यावरण प्रदूषण के कारण बर्बाद हो जाती है और 4 मिलियन हेक्टेयर सिंचित भूमि प्रतिवर्ष जो है भूक्षरण के कारण विलुप्त हो जाती है। औद्योगिक प्रगति के साथ वायुमंडल भी प्रदूषित होता है। उद्योगों में विसर्जित विभिन्न जो प्रदूषण तत्व और विषैली गैसें वायुमंडल में संश्लिष्ट होकर उसे प्रदूषित करती हैं, तो मानव के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करने वाली ओजोन परत को निरंतर बढ़ रहे वायु प्रदूषण के रूप में ग्रीन हाउस गैसों से भी प्रभावित किया है। प्रोफेसर धनेश पांडे जी इस पर ज्यादा आप लोगों को बता सकते हैं। और औद्योगिकीकरण के कारण हमने देखा था कि गंगा भी प्रदूषित होने लगी और इससे संबंधित कई रिपोर्टें भी प्रकाशित हुई और भारत में न्यायालयों में भी इस संदर्भ में कई वाद दायर किए गए। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि एक वाद था MC मेहता बनाम भारत संघ, उसमें वायु प्रदूषण के संबंध में ताज ट्रेपिजियम वाद दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो औद्योगिकीकरण के कारण जहरीली गैसें वातावरण में फैल जाती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है जो ताजमहल को बर्बाद कर रही है। इस पर बाद में काम भी हुआ था। इसी तरह से एक अन्य बात जिसमें राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज दिल्ली द्वारा लगाए गए कारखाने से निकलने वाली जो जहरीली गैस थी, उससे कई लोग प्रभावित हुए थे और एक 30,000 कोर्ट के वकील भी उस समय उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी की दशा उत्पन्न होती है, जैसा कि हमने इसे पहले भी कहा, जिसका अर्थ है कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हताश लोगों के द्वारा प्रकृति का और अधिक अतिक्रमण और पर्यावरण पर कम ध्यान दिया जाना। इसको उदाहरण से आपको समझाऊंगी कि टीए गोदावरम बनाम भारत संघ का जो मामला था, जिसमें कोर्ट के द्वारा इमारती लकड़ी के व्यापार पर पूर्ण रोक लगाने के संबंध में निर्णय दिया कि जंगल के स्रोतों पर निर्भर रहने वालों के लिए इमारती लकड़ी के व्यापार पर पूर्ण रोक लगाना ना तो व्यावहारिक है और न ही अनुकूल। इसी बात में फिर उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उनके आदेशों के बावजूद भी उत्तराखंड क्षेत्र में जो वनों की कटाई है वो जारी है। न्यायालय द्वारा कारण जानने पर कुमाऊं के क्षेत्र के लोगों की प्राथमिक ईंधन की आवश्यकता से अवगत कराया गया। तब न्यायालय ने आदेश में संशोधन कर सरकार को आज्ञा दी कि जंगल के पेड़ काटे बिना जंगल के उत्पाद को इकट्ठा करके अधिकारी से उसको बंटवाया जाए। तो ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब कम जनसंख्या होगी तो कम जो संसाधन है वो सहायता कर सकते हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर उनको कमी होगी तो वो इस तरह का काम वहां पर करने लगते हैं। और जो बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर, जैसा कि अभी विजय जी ने भी कहा, सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि से
प्राकृतिक जो संपदा है उसमें कितनी कमी होगी, इस संबंध में भी कई शोध कार्य हो रहे हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, जो 1994 का है, पुराना है, तो उसमें एक बात में ये बात कही गई थी जो वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक भी हो रही है, कि 1990 से 2010 के बीच जबकि विश्व की जनसंख्या 33% बढ़ जाएगी, प्रति व्यक्ति उपलब्ध प्राकृतिक संपदाएं जैसे सिंचित भूमि, कृषि योग्य भूमि, वन, मत्स्य आदि 10% से 30% तक कम हो जाएंगे। और इसका उदाहरण हम देखें तो फ्लोरिडा के अंतर्गत हमने देखा था उस समय, जहां 26 वर्ष पहले चेतावनी दी गई थी कि जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए पीस नदी में पर्याप्त पानी नहीं है, लेकिन फ्लोरिडा ने इस चेतावनी की अनदेखी की और बाद में हमने देखा कि राज्य के पानी के जो स्रोतों में कमी आती जा रही है। तो वैज्ञानिक आज भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाला जो समय है एक प्रकार से पानी के लिए महायुद्ध के रूप में हम देख सकते हैं। और जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि 2021 जो है विश्व जनसंख्या दिवस का थीम कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, इस संदर्भ में चर्चा आप लोगों ने की और बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इस अधिकार की बात करते हैं तो सभी को प्रजनन संबंधी अधिकार मिले, व कष्ट रहित प्रजनन स्वास्थ्य के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में जान सकें और प्रजनन संबंधी फैसले किसी भय, दबाव और धमकी में आकर नहीं करें। इसी संदर्भ में हम हर वर्ष 12 फरवरी को हमेशा प्रजनन स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इस संदर्भ में आपकी लायंस क्लब जैसी संस्थाएं समाज को जागरूक कर सकती हैं। चीन ने एक बच्चे की नीति को कठोरता से लागू कर कुछ हद तक जनसंख्या वृद्धि में और रोक लगाई है। भारत में भी 1977 में हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था, और अभी प्रोफेसर तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून से 2 बच्चों से अधिक होने पर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता और अन्य फायदा उसको प्राप्त नहीं होगा। और उन्होंने प्रोत्साहन करने के लिए जिनका एक बच्चा होगा उनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थाओं की बात भी प्रोफेसर तिवारी जी ने यहाँ पर बताई थी हमको। तो हम ये समझते हैं कि कानूनी प्रावधानों के साथ साथ जो जन जागरूकता है आज उसकी ज्यादा आवश्यकता है। जब सभी ये विचार करेंगे कि हम अपने बच्चों को एक खुशहाल जीवन देना चाहते हैं, एक ऐसा राष्ट्र देना चाहते हैं जहां अभाव ना हो, तो वे स्वयं जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रयास करेंगे। क्योंकि किसी भी देश में जब जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाती है तो संसाधनों के साथ उसकी गैर अनुपातिक वृद्धि होने लगती है, इसलिए इसमें स्थिरता लाना जरूरी है। भारत में हम देखें तो विकास की गति की अपेक्षा जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो बहुत अधिक है, और संसाधनों के साथ जो देखते हैं तो क्षेत्रीय असंतुलन भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। दक्षिण भारत कुल प्रजनन क्षमता दर यानी प्रजनन अवस्था में एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ये दर करीब दक्षिण भारत में 2.1 है, जिसे स्थिरता दर हम मान सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत उत्तर भारत और पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहां प्रजनन क्षमता दर 4 से ज्यादा है, अब थोड़ी कम हुई है वहां। इसमें भारत के भीतर एक क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जब एक भाग में विकास कम हो और जनसंख्या अधिक हो तो ऐसे स्थान के जो लोग होते हैं वो रोजगार और आजीविका के लिए अन्य स्थानों पर प्रवास करते हैं। जो प्रवासी भारतीय हम कहते हैं वो जाते हैं, किंतु संसाधनों की सीमितता तथा जनसंख्या की जो अधिकता है वो तनाव उत्पन्न करती है ऐसी स्थिति में। और जैसा कि हम जानते हैं कि
जो बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यद्यपि हम देख रहे हैं कि कृषि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य पर पर्याप्त धन व्यय किया जा रहा है, खाद्यान्न, कपड़ा, मकान, स्कूल, अस्पतालों में भी लगातार वृद्धि हो रही है, बावजूद इसके हर सुविधा बढ़ती जनसंख्या के सामने कम पड़ जाती है। यूएनओ के तत्वाधान में जारी एक अपील में कहा गया था कि मानव जाति के सम्मुख मुख्य समस्या युद्ध के बचाव की नहीं, बल्कि जनसंख्या वृद्धि, भूख और प्रदूषण की है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, कि पर्यावरण पर दबाव इतना बढ़ गया है कि प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे हैं और प्राकृतिक आपदाएं जैसे जल संकट, और इस समय आप देख रहे हैं भीषण गर्मी, तूफान, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी आदि विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। और वैज्ञानिक जो हमारे हैं उनका अनुमान है कि 2050 तक पृथ्वी पर हर तीसरा व्यक्ति जल के अभाव से ग्रस्त होगा। तो हम समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए समस्त देशवासियों को दृढ़ संकल्प होना होगा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो विवाह की आयु है उसमें वृद्धि की जाए, नारी शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी स्वतंत्रता, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे से जागरूक करने का समाज में प्रयास किया जा रहा है, और परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों पर भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसके लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इसके लिए समय समय पर जो है वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। यूएनओ की वैश्विक एजेंसियों के द्वारा भी शिक्षा, जागृति और विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार द्वारा उक्त दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर गरीबी और जनसंख्या प्रभावित देशों को सीधे धन की सहायता देकर उनसे इस संबंध में अपने द्वारा प्रयास करने की भी अपेक्षा की जा रही है। 1967 में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सृजन भी इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। तो मेरा मानना यही है कि हम कानून बनाते हैं, उससे नियंत्रण करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो हमारी है कि हम स्वयं जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को समय समय पर, जैसे आपने संगोष्ठी करी है उसी तरह से लोगों को जागरूक करके उन्हें बताकर और विशेष रूप से गांव में जाकर उन्हें समझाया जाए। क्योंकि आज समाज बदल रहा है और हमने देखा कि पहले जो है बेटे की चाहत में 3-4 बेटियां लोगों की हो जाती थी कि हमारा बेटा होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बेटी और बेटे के बीच में अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है, बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में माताओं को प्रोत्साहन करना चाहिए कि अब उन्हें जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वो सभी नियामकों का लाभ उठाए और साथ ही उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करे। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, तो मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देती हूँ और मैं प्रोफेसर तिवारी जी को और लायंस क्लब के सभी सदस्यों को विशेष धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे भी बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा जी का कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने जिस तरह से हमने जो भूमिका उनके जो प्रस्तावना में रखी थी कि वो बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात को रखती हैं। और उन्होंने बताया कि केवल कड़ा कानून ही जरूरी नहीं होगा, बल्कि हमको अवेयरनेस कार्यक्रम ले जाने होंगे ताकि जो विकास का लाभ है वो भारत के नागरिक ही नहीं बल्कि विश्व के हर नागरिक को मिल सके। हर देश अपनी पॉलिसी, अपने नियमों को बहुत स्पष्ट करे। मैं लायंस क्लब की तरफ से डॉक्टर नीता बोरा शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण दिवस पर
हम सबको फिर एक बार ऊर्जावान किया है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर संजय कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शोभा चरक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ हेमंत बिस्जी, उत्तराखंड की आवाज हेमंत बिस्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुहारिका चौहान हमारे साथ MBPG कॉलेज से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो रोहतक से डॉक्टर सुधा समयाल हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत सभी का। साथ ही हमारे साथ रेशमा टंडन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत रेशमा जी का भी। और साथ ही जूलॉजी विभाग की हमारे DSV परिसर की डॉक्टर हिमांशु लोनी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। मैं इन सभी का लॉयंस क्लब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमारे आज के जो दूसरे मुख्य वक्ता हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय DSV परिसर में न केवल अर्थशास्त्र के ज्ञाता बल्कि सभी सामाजिक विषयों पर अपना अवलोकन प्रस्तुत करते रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर DC पांडे सर को कि अपने उद्बोधन से हम सबको ऊर्जा प्रदान करेंगे, हम सबको गौरवान्वित करेंगे। प्रोफेसर धनेश पांडे सर। सर अनम्यूट प्लीज, पहले अनम्यूट करिए सर प्लीज। सर अनम्यूट प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट हैं आप अनम्यूट करिए, स्पीकर ऑफ है अभी आपका। निर्मला तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर अनम्यूट प्लीज। हाँ यस सर, यस राइट सर। हेलो। हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है सर। स्वागत सर आपका, प्रोफेसर DC पांडे सर का बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद ललित और धन्यवाद लायंस क्लब नैनीताल गोल्ड की आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आप सबसे मुलाकात करने के लिए और एक ज्वलंत समस्या जो पिछले कई दशकों से है उस पर हम लोग यहाँ पर विचार करने के लिए आए हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं कहूंगा, कुछ बिंदुओं का आपके सामने रखूंगा। देखिए, परिचर्चा का, कॉन्फ्रेंस का, गोष्ठी का कोई भी मंच हो, स्विट्जरलैंड की कैपिटल दावोस हो या वो जेनेवा कॉन्फ्रेंस हो, UNO का चार्टर हो या रियो समिट की बात हो, भले ही हम एनवायरनमेंट की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, परोक्ष रूप से पिछले दरवाजे से या अगले ही दरवाजे से जनसंख्या की समस्या प्रवेश कर जाती। क्योंकि ये जो सारी समस्याएं आज उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वह वैश्विक गर्माहट, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो या कार्बन फुटप्रिंट्स की हम बात करें, तो जनसंख्या की कुछ समस्या, कुछ बिंदु मैं पहले भारतीय स्तर पर रखता हूं। एक ये कहा जाता है कि रिप्रोडक्टिव केयर भारत की जनसंख्या की मूल समस्या है। प्रोडक्टिव हेल्थ केयर एंड नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ विमेन, प्रसव काल में और प्रसवोत्तर काल में
एक नारी के स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए, उसको पोषाहार मिलना चाहिए, जो भी उसकी समस्याएं हैं धारण के संबंध में उनका निराकरण हो चाहिए, और वह एक स्वस्थ प्रसव काल का, तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। एक ये बात है। बहुत पहले से ही हमारे यहाँ भारत में जब से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई तो मैटरनिटी वेलफेयर की बात की गई, लेकिन बात करनी है तो कर दी गई। वो समस्या हम देखते हैं आज भी जस की तस। आप ये देखिए कि 80-85% भारत तो देहातों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कई बार अप्रोचेबल नहीं होते हैं सड़कों के द्वारा और दूर होते हैं, अलग होते हैं, वहां पर हमारी आबादी रहती है। तो वहां तक स्वास्थ्य सेवाएं, हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, कैसे पहुंचेगा? एक बड़ी बात। तो मोबाइल हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, क्योंकि परमानेंटली वहां कई जगह पीएचसीज भी नहीं है, उनको सशक्त बनाया जाना चाहिए। एंसिलरी सर्विसेज होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम एक इसी बात पर अटके रह जाएंगे कि चाइल्ड एंड मैटरनिटी वेलफेयर वाली बात, जो पहली योजना से आजादी के बाद शुरू हुई थी और जिसमें अभी भी बहुत अंतर। इसी के संबंध में हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण एक कंपोजिट इंडेक्स है जिसको कई तरीके से मापा जाता है कि लड़की जब मायके में होती है तो क्या कोई भी पारिवारिक मामले हैं, संपत्ति जोड़नी है, कोई भी फैसला लेना है किसी के करियर के बारे में, किसी भी बारे में, तो लड़कियों की सलाह ली जाती है या नहीं ली जाती? यही कहा जाता है कि ये तो एक क्षेत्र है मर्दों का। इसी तरीके से जब वो विवाहित होकर के आती हैं तो सहधर्मचारिणी कहते हैं, सप्तपदी होती है, 4 फेरे दूल्हा वर आगे रहता है, अंतिम 3 फेरे जो बहू है वो आगे रहती है। जब पवित्र अग्नि की परिक्रमा करते हैं, वचन लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो उस समय आप ये देखिए कि उसका मतलब यह है कि जब तक यह एक महिला पत्नी होती है, कालांतर में मां बनती है, बच्चों को जन्म देती है, तो वो बच्चों को पालन पोषण में ही इतनी व्यस्त रहती है कि जो भी फैसले हैं वो पुरुष अगर उसका पति ले तो वो जायज है, उसके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा कि शेयरिंग द डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, हाउस होल्ड एंड आउटसाइड प्रॉब्लम्स ऑल्सो। लेकिन उसके बाद जो 3 फेरे हैं वो ये बताते हैं कि एक बार जब बच्चों को पाल पोस करके योग्य बना दिया गया, वो अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो उसके बाद जो एक पत्नी है उसे गृहस्थी का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो
बायोलॉजिस्ट्स हैं, सोशल साइंटिस्ट्स हैं कि एक स्त्री हृदय से फैसले लेती है। आज अंतर कम हो गया है, हेड स्ट्रांग, लेकिन फिर भी उतनी नहीं होती जितनी पुरुष होता है। हेड स्ट्रांग होने का मतलब होता है जिद, लेकिन अगर हम हमारी पर्सनैलिटी में इमोशंस, हार्ट की प्रमुखता है, तो हम सबको लेकर के साथ चलेंगे, तो उस गृहस्थी को हम एक अच्छा अंजाम देंगे। तो सशक्तिकरण का मतलब यह भी है कि जब वह ये पोस्ट नेटल केयर के बाद धीरे धीरे स्वस्थ होती है, तो फिर से उसे गृहस्थी के हर फैसले में पति के साथ अपना हाथ बटाना चाहिए, और उसके लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए। हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि ये आमतौर पर अभी भी जो रिप्रोडक्टिव और पोस्टनेटल केयर, हेल्थ केयर है, वह बहुत अच्छी नहीं है। मैंने कहा कि प्रसव के दौरान कितनी महिलाओं की, और जिनको उचित पोषण नहीं मिलता है, वो कमजोर बच्चों को जन्म देती हैं, कुपोषित बच्चों को, और हर मिनट कितने बच्चे रोज टेलीविजन में आता है, 4 बच्चे 8 बच्चे, उनकी डेथ हो जाती है इससे पहले कि वो 1 वर्ष की उम्र पाए। तो सबसे पहले हमें इस बात को देखना होगा कि कहा जाता है तुम हमें एक अच्छी माँ दो और हम तुम्हें एक अच्छा समाज देंगे। तो एक जो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो उस पॉपुलेशन में को आगे बढ़ाने में, परिवार को आगे बढ़ाने में, उसकी स्थिरता में, उसकी वृद्धि में एक पत्नी का जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, वो बहुत अधिक इस समय हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक दूसरी बात ये मेरे दिमाग में आती है कि जनसंख्या वृद्धि दर इस समय हम कम करते करते 1.2% पर आ गए, लेकिन तब भी हर साल लगभग 1,35,40,00,000 लोग जो हैं वो जनसंख्या के पूर्व स्तर में जुड़ जाते हैं, नए बच्चे। इतनी वृद्धि दर है। ये कहा जाता है कि इंडिया प्रोड्यूसेस एन ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर। लगभग इतनी ही आप देखिए कि आबादी जितनी ऑस्ट्रेलिया की है, उतनी हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। तो अगर हम इसको कुछ काबू करना चाहते हैं, तो हमें जनसंख्या की वृद्धि दर को एक सुनियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले 5-6 सालों में 0.5% तक नीचे लाना होगा, तभी हम थोड़ी चैन की सांस ले सकते हैं। अन्यथा हमारे संसाधनों पर, पर्यावरण पर और तमाम जो संपदा है उस पर जनसंख्या का एक भारी दबाव है। हम लोग तरक्की नहीं कर पाते अगर जनसंख्या बढ़ती है। देखिए, जो एक्सपेंडिचर है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक मेंटेनेंस कोशिएंट एक्सपेंडिचर होता है, एक डेवलपमेंट कोशिएंट होता है। मेंटेनेंस ये हुआ कि हर साल उतने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उतनी वैक्सीन चाहिए, हमें उतने टीके चाहिए, उतने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चाहिए, उतनी सुविधाएं चाहिए, ताकि हर साल जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है
उनको हम बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हमारा उसका हिस्सा टोटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा होगा, डेवलपमेंट कोशिएंट एक्सपेंडिचर कम होगा। तो अगर हम जनसंख्या वृद्धि को रोक पाते हैं, इसको हम 0.5 पर लाते हैं, तब हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर 30% और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 70% हो पाएगा। नहीं तो हम यथास्थिति, भाई नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, दवाइयां चाहिए, वैक्सीन चाहिए, उतने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चाहिए, रख रखाव ऊपर तो बढ़ेंगे ही नहीं। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंडिचर होगा, वर्टिकल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स टेलिंग योर ग्रोथ वो तो होगा नहीं। तो ये बात इसमें बताई जाती है। अगर हम ये देखें कि जनसंख्या हमारे यहाँ तीसरी योजना से ही बहुत हल्ला हुआ फैमिली प्लानिंग का, when we embarked upon the third 5-year plan, लेकिन वो एक रेड ट्रायंगल भी उसका सिंबल था फैमिली प्लानिंग का, लेकिन वो उतना सफल नहीं हुआ। और जब उस पर कुछ सख्ती की गई तो इमरजेंसी आई और जो सत्ता है वो बदली, कांग्रेस शासन पराजित हुआ। तो एक यहां पर मिसनोमर यह है कि हम लोग फैमिली प्लानिंग के नाम पर पॉपुलेशन प्लानिंग करते हैं। मतलब 2 बच्चे होने चाहिए, 1 बच्चा होना चाहिए। दिस इज पॉपुलेशन प्लानिंग। पॉपुलेशन डील्स विद स्टैटिस्टिक्स, तो ये है पॉपुलेशन प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में वेलफेयर का कंसेप्ट, एक जब परिवार की बात करते हैं तो उसमें कल्याण का भाव है भाई, कि एक परिवार का जीवन स्तर कैसे सुधरे, कैसे अच्छा हो। तो हम फैमिली प्लानिंग के छद्म नाम पर पॉपुलेशन प्लानिंग की बात करते थे, जिसमें हाथ में एक कूड़ा है आपके कि खबरदार इतने ही बच्चे होने चाहिए। फिर वो भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, रूरल सेक्टर, वो तो फैला हुआ है ना। आप पॉपुलेशन प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग के लिए जो सरकारी बाबू हैं, सरकारी तंत्र में हैं, उन्हीं लोगों को विवश कर सकते हैं। पहले तो अगर सरकार का ह्यूमेन मुखौटा है तो फैमिली प्लानिंग के लिए वो प्रेरित करेगा, लेकिन ठीक इमरजेंसी से पहले फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन प्लानिंग जिसको मैं कहूंगा उसके लिए मजबूर कर रहे थे, विवश कर रहे थे। तो वो बात चली नहीं हमारे यहाँ। तो इस बात पर विचार होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग का जो आधार है वह एक फैमिली यूनिट। वी आर not only planning the size of a family, but we are also planning the pleasure, how to minimize the sufferings, the woes of a family, and how to stimulate the pleasure, satisfaction. ये फैमिली प्लानिंग का विचार है। अगर हम ये देखें, इसमें जनसंख्या के भौगोलिक वितरण की बात आती है इसमें, तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका की आबादी की तुलना में भारत की आबादी लगभग 5 गुना है, 4.75 गुना, राउंडेड अप टू 5 टाइम्स। लेकिन एक यूएसए में 5 भारत समा जाते हैं। तो ये इतना बतलाने के लिए, और जो जनसंख्या वृद्धि होती है भारत में वो ऑस्ट्रेलिया की समूची जनसंख्या के बराबर है। तो ये इतना बतलाने के लिए काफी है
कि कितना स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ हर दुनिया में हर 6 लोगों में एक जना भारतवासी, 16%, 17% of the total world population is that of Indian population. तो ये है कि भौगोलिक वितरण होना चाहिए, लेकिन भौगोलिक वितरण ऐसे नहीं होगा कि मैं जाऊं और कहूंगा मैं बाइडेन से कि मैं अमेरिकन नेशनल बनना चाहता हूं, ये रहना चाहता हूं आपकी शरण में। भौगोलिक वितरण किस तरीके से होता है? भौगोलिक वितरण होता है टेरिटोरियल एंड टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर्स। जैसे लोग जाते हैं काम के लिए, अगर आपकी अर्थव्यवस्था में इतना दबाव है जनसंख्या का कि एजुकेशन पर अभी कुछ ही साल पहले तक जीडीपी का मुश्किल से 1% खर्च होता था, अब एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खींचतान करके 5% होता है। तो हमारे यहाँ आबादी इतनी है, वही जो मैं कहता मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, उसका क्वोशंट इतना बड़ा है कि हम ऊपर तरक्की की तो सोच ही नहीं पाते। नई खोज, नए अन्वेषण, नई चीजें, नए इनोवेशन, हम उसी में रह जाते हैं। जैसे बड़ा परिवार होगा तो वो तो राशन जुटाने में, बच्चों की स्कूल की फीस देने में, कपड़ा जुटाने में उसी में रह जाएगा। तो ये बात बताने के लिए तो इसके लिए लोग जाते थे। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई सस्ती है, ऑस्ट्रेलिया बहुत हिंदुस्तानी जाते थे, कनाडा पंजाबी सिख बहुत जाते थे, अमेरिका में भी अमेरिकन इंडियंस बहुत अधिक हैं जिनको हमारे प्रधानमंत्री भी संबोधित करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन हाल में क्या हुआ कि जो ये देश थे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड अदर डेवलप्ड कंट्री, इन्होंने इमिग्रेशन लॉज बहुत कठोर बना दिए, आव्रजन कानून कठोर कर दिए कि हमारे देश में ऐसे ही आप मुंह उठा के नहीं चले आओगे, पहले आप हमें कन्विंस करोगे कि हमारा जो आर्थिक तंत्र है, जो सामाजिक ताना बाना है, उस पर आप कोई दुष्प्रभाव नहीं डालोगे। तो इस प्रकार से आप देखिए वीजा कानून जो थे वो बहुत सख्त हो गए। H1B वीजा की बात करते हैं, बाइडेन ने अभी भी उसमें कुछ कमिट नहीं किया है, क्योंकि शुरू में वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होती है। ट्रंप कितने ही वो अलोकप्रिय क्यों न रहे हों और एक्सट्रीमिस्ट क्यों न रहे हों अपने फैसले में, लेकिन एकाएक ही बाइडेन भी उसको, उनके नतीजों को पलट नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, कुछ दशक पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत ये हुई कि विदेश में सेवाएं भी आप दे सकते हो अपनी। लेकिन वो बात भी एक ये है कि किस प्रकार से, कौन संस्था होगी जो इन डेवलप्ड नेशंस को कहेगी कि आप अपने आव्रजन कानूनों को और वीजा पॉलिसी को थोड़ी लचीली बनाइए, जो लोग डिजर्व करते हैं उनको आने दीजिए। तो एक इस ओर भी होना जरूरी है। जितने भी विकासशील देश हैं वहां भुखमरी है, आबादी बहुत अधिक है, लेकिन जो विकसित देश हैं वहां हम अगर देखें तो वो लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस से ज्यादा परेशान हैं। जैसे अभी हम लोग की ये ऑनलाइन गोष्ठी हो रही है, लगातार आप इसी में बैठे रहते हो। अगर वहां तो एक बच्चा भी एक टैबलेट लेकर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाता है, कोई बस्ता वगैरह नहीं होता। तो शुरू से ये है, तो इस पर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन के तमाम प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। पता नहीं, ये मेरे सारा जेनेसिस समझ में नहीं आता है
कि और मामलों में तो अमेरिका पथ प्रदर्शक है, लेकिन वो अपने देश में ओबेसिटी को लेकर के उसको कोई चिंता नहीं है। तो मोस्ट ओबीस पर्सन्स आर फाउंड इन अमेरिका। तो वो जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, और क्या कहते हैं, इसी तरीके से हाइपरटेंशन है, शुगर लेवल्स आर इन एन एवर राइजिंग फेज, डायबिटीज बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन है, और इस तरीके से ये जो चीजें हैं, हृदय रोग, टेंशन बहुत है। अक्सर वहां पर समझ में आता है कि एक किशोर बच्चे ने, एडोलेसेंस एज के बच्चे ने कहीं से पिस्टल लाया, साथियों को गोली का शिकार बना दिया। तो ये जो चीजें हैं वहां, मतलब वहां जनसंख्या से जुड़ी हुई दूसरे लाइफस्टाइल से संबंधित समस्याएं हैं। वहां गरीबी नहीं है, वहां भुखमरी नहीं है, टेक्सास को छोड़ दीजिए आप। लेकिन मैंने कहा आव्रजन कानून सरल होनी चाहिए, लेकिन एक जो वहां नस्ल को लेकर के पूर्वाग्रह है, एक रेसिज्म है। 10 महीना तो बीते हैं जब फ्लाइड लॉयड को, एक अश्वेत नागरिक को, एक श्वेत सिपाही ने घुटने से उसकी गर्दन दबा करके उसको मार डाला था। पूरी दुनिया में तहलका हुआ था। तो ये जब वहां अपने ही देश में टेक्सास और इधर जो है, जिधर ज्यादा गरीबी है, नीग्रोज रहते हैं, वो लोग अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो ठीक है, वॉलीबॉल वो जो टीम उनकी है उसमें वो हाइट में ज्यादा होते हैं, वो वहां पर तो ठीक है प्लेग्राउंड में। तो ये भी एक बातें हैं इस तरीके से जो हैं हमारे यहाँ कि कई बार जो सिख नागरिक हैं या जो मोहम्मदन से हैं, उनको एक प्रकार से वहां पर शोषण कहिए, मानसिक भावनात्मक शोषण कहिए, उसका पालन करना पड़ता है। तो ये एक समस्या वहां की भी है। तो एक रोचक लेकिन चिंताजनक तथ्य है विकसित देशों में कि वहां पर कुपोषण जनित रुग्णता बढ़ी है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक आप कमा रहे हैं तो आप कुपोषित नहीं होंगे, वो आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं। तो कुपोषण जनित रुग्णता वहां पर है और उसको भी दूर करने की जरूरत है। पुनः ये बात कही जाती है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, कि अभी ये नीता जी ने ये बात उठाई थी कि इसमें ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या, अनियंत्रित जनसंख्या और अनियंत्रित मूवमेंट है जो जनसंख्या का, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी हैं। देखिए स्नो लाइन एक जमाने में हुआ करती थी 16,000 फीट अबव सी लेवल। वो क्या कहते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो नीचे खिसक करके वो क्या कहते हैं और नीचे 13,000 फीट पर आ गई है। और ये है कि हमारे यहाँ ये बुग्याल जो होते हैं, हरी घास के मैदान, जिनको हम लंग्स ऑफ नेचर कहते हैं, उसमें भेड़ें भी चरती हैं, लेकिन वो इस तरीके से चरती हैं, ऐसा कंट्रोल्ड ग्रेजिंग होता है। एक फील्ड में चरती हैं, फिर फ्लॉक ऑफ शीज को दूसरे फील्ड में ले जाया जाता है, फिर तीसरे फील्ड में लाया जाया जाता है, फिर पहले फील्ड के जब नंबर आता है तब तक उसमें घास जो है वो फिर से उगाती है। तो वो जो है लंग्स ऑफ नेचर है, उस सारे कार्बन के अवशोषक। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ कि जब ये हुआ
ये सारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो कंपोजिशन ऑफ फ्लोरा है वो बदल गया। जो एक हाइट के ऊपर हमें 13,000 फीट के ऊपर श्रब्स मिलती थी, जैसे रोडोडेंड्रॉन, यहाँ बड़े पेड़ हैं, वहां छोटे छोटे हैं, सफेद रंग के नीले के श्रब्स, तो श्रब्स नीचे उगाई हैं। वो श्रब्स ने घुसपैठ कर ली है जो ग्रीन मेडोज हमारे बुग्याल हैं। दूसरी बात यह है कि हर जगह ह्यूमन बीइंग ने कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ दिए हैं, हर जगह चला गया हुआ। ये था कि 29 मई 1953 को जब एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे पहली बार एवरेस्ट फतह की थी, उन्होंने उसको क्लाइंब किया था, तो वो एक हिस्ट्री थी अपने आप। अब आप देखिए कि धीरे धीरे धीरे, ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट अपनी जगह पर सही है, लेकिन इस तरीके से लोग जाने लग गए हैं एवरेस्ट, जैसे कि पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। एक व्यक्ति, कोई संतोष, वो पुलिस में थी, वो लड़की 3 बार, उसके पास रिकॉर्ड है कि 3 बार क्लाइंब कर चुकी है एवरेस्ट को। तो जाते हैं अपने पीछे बहुत वो गार्बेज भी, कूड़ा भी फैलाए आते हैं। फिर कुछ लोग जाते हैं जो प्रकृति प्रेमी है, वो केवल कूड़ा उठाने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि हर जगह इंसान ने, नहीं तो अलास्का होता था, पोल्स होते थे, एक कंप्लीट नेचुरल डोमेन ऑफ नेचर, अनहिंडर्ड, अनइंटरप्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग। प्रकृति का एक व्यापक अजस्र साम्राज्य, एक विल्डरनेस, इसके लिए शब्द है वन्यता, विल्डरनेस। वन्यता के लिए मतलब ये नहीं है कि जंगल ही हो, वन्यता एकांत, चाहे वह हिम का एकांत हो, वो जंगल का एकांत हो, केवल चिड़िया हो, केवल कलकर बहते हुए झरने हो, और अनावश्यक लोग न जाए वहां पर। लेकिन हर जगह कार्बन फुटप्रिंट्स इंसान ने छोड़ दिए। तो ये एक बात हमें देखनी होगी कि इसको भी कैसे रोका जाए। देखिए, जनसंख्या के बारे में जो कुछ भी हम तबसरा करें, चर्चा करें, लेकिन एक बात ही कहते हैं कि 3 L's की बात है, राइट टू लिविंग, राइट टू लर्निंग एंड राइट टू लिवलीहुड। इसको न्यायालय ने भी लेजिस्लेट किया है। ये 3 मौलिक अधिकार हैं। आप आबादी को इस तरीके से नियंत्रित कीजिए, ऐसे उसको ग्रूम कीजिए कि राइट टू लिविंग, जो भी पैदा हो गया उसको जीने का अधिकार होना चाहिए, उसको सीखने का अधिकार होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन हो, इनफॉर्मल एजुकेशन हो, जैसे आजकल इनफॉर्मल ऑनलाइन हो रही है। लेकिन इसमें भी ये जो कोरोना काल है, कोविड-19, इसमें लर्निंग लॉस बहुत हुआ है, खासतौर पर प्ले ग्रुप से लेकर के दर्जा 1 तक जो बच्चे जाते थे, लर्निंग लॉस हुआ है। तो लर्निंग लॉस जब हो जाता तो एक पशु में और एक इंसान में ये जो लर्निंग है, शिक्षा है, जो थर्ड आई है, रोंगसाम लाम्पा कहते हैं थर्ड आई, इसका ही अंतर है। तो ये उसको सीखने का अधिकार लेजिस्लेट होना चाहिए, और राइट टू लिवलीहुड, आजीविका का अधिकार भी होना चाहिए। आप देखिए कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें और एम्प्लॉयमेंट कंपोजिशन में मिसमैच क्यों है? जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं उसके लायक ह्यूमन रिसोर्स अगर नहीं है, दोनों में एक सामंजस्य नहीं है, तो क्यों नहीं है? वो होना चाहिए। तो ये 3 मौलिक अधिकार हैं। तो ये भी
अब बाकी तो एक ये बड़ा टेक्निकल इसकी थीम है कि कोविड-19 एंड फर्टिलिटी इशू वगैरह, इसमें ये जरूर डॉक्टर से महिलाएं भी पूछती हैं कि इस काल में क्या गर्भधारण और प्रसव सुरक्षित होगा या नहीं होगा। इसमें डॉक्टर तो ये कहेगा कि अगर आप सारे सावधान बरतते हो, प्रोटोकॉल बरतते हो, खाने पीने की और ये सारी सावधानियां आप बरतते हो तो देश, लेकिन जब तक हम कुछ कह पाते हैं कोविशील्ड की या स्पुतनिक 5 की कोवैक्सीन की वकालत कर पाते हैं, तब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट आ जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका विशेषज्ञ ही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि अभी हम लोग एपिडेमिक की बात करते, चाहे वह चिकनगुनिया हो, स्वाइन, अब ये पेंडेमिक हमारे सामने एक चुनौती बन करके खड़ा हुआ है, बैकफुट पर हमें डाला है। वी आर ऑन आवर टोज। हमारी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई। पूरे देश में आवश्यकता अनुसार जो ऑक्सीजन की आपूर्ति थी या ऑक्सीजन बेड्स की थी, या देखिए इतना लापरवाही होती है कि कहा गया इंडस्ट्रीज से कि आप इस समय अपने उद्योगों में ऑक्सीजन का प्रयोग न करें और उसको सारा आप अस्पताल को डाइवर्ट करें। लेकिन स्टील प्लांट में शीट्स बन रही है, इंगोट आयरन बन रहा है, तो बन रहा है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन किस हद तक शुद्ध है, वह प्राणवायु क्या इंसान के लिए शुद्ध है, क्या उसमें मोल्स बने हुए हैं, तो इस प्लांट का तो कोई हर्ज, लेकिन वो मोल्स हम तक आते आते तक वह क्या कहते हैं ब्लैक फंगस बन जाता है, ग्रे फंगस बन जाता है, व्हाइट फंगस हो जाता है। तो इस प्रकार की ये चूकें कैसे हो सकती हैं जहां इतने विशेषज्ञ हैं। तो बीच में कहीं भी उसको परखने का, उसके लिए उसका वो कुछ नहीं है। तो ये है कि इसने हमें सामने एक चुनौती रखी है, और कहते हैं हमारे नेता की चुनौती को हमें अवसर में बदलना चाहिए। लेकिन 2-2.5 साल हो गए, गांव में तो अभी तक जो अस्पताल हैं वो सज्जित नहीं हुए कोविड के हिसाब से, या दूसरे हिसाब से भी सज्जित नहीं हुए। कहाँ हमने चुनौती का अवसर बनाया। हमारे पहाड़ में भी तमाम प्रवासी श्रमिक यहाँ आए तो उन्होंने रंग रोगन भी किया, कीलें भी ठोकी, लेकिन कोई रोजगार ही नहीं था। फिर मुंबई रास्ता लगे, फिर बेंगलोर रास्ता लगे। तो ये बात, इसको देखा जाना चाहिए। तो हमने कहाँ चुनौती का अवसर बनाया, easier said than done। तो ये बात हमें समझनी होगी कि we mean what we say। हम अगर ऐसी बात कहते हैं जिसको नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने को बेफूल कर रहे हैं। अपने को बेवकूफ बनाना एक सबसे खतरनाक होता है। उसके अंजाम अगर हमारे हाथ में बागडोर है, बहुत गंभीर होते हैं। इस बात को हमें गंभीरता से लेना होगा। और एक बात, एक गैलब्रेथ यहाँ पर इकोनॉमिस्ट भी थे, अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया थे। कहने थी गैलब्रेथ ने कहा, जो अभिनेता ने कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान हथियारों की होड़ में लगे हैं, इनको हथियारों की नहीं रोटी की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा, पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो इन्हीं सब बिंदुओं के साथ
मैं आपसे इजाजत लेता हूं। लायंस क्लब गोल्ड को धन्यवाद देता हूं, ललित को धन्यवाद देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद प्रोफेसर धनेश पांडे सर का कि उन्होंने अपने सारगर्भित व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित किया और विश्व में जिस तरह की जनसंख्या नियंत्रण की बात करें या जनसंख्या के बढ़ने के दुष्प्रभाव पर बात करें, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बात करी कि किस तरह से हमको दुष्परिणाम देखने को मिले हैं और लेकिन हम उस पर भी अपॉर्चुनिटी बनाने में, उस पर अवसर बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं अभी तक। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों पर मुझे लगता है कि आम आदमी को तो जागरूक होना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार को भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। उनको एक कड़ी पॉलिसी के रूप में इनका क्रियान्वित सुनिश्चित करना होगा। तो इस कार्यक्रम को मैं लायंस क्लब नैनीताल की तरफ से प्रोफेसर धनेश पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने सारगर्भित व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित किया और एक नई ऊर्जा का संचार जो हमारा उद्देश्य था उसको पूर्ण करने में हम कामयाब हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इस कार्यक्रम को अब हम समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। फिर भी क्योंकि ये संगोष्ठी है तो अगर एक एक मिनट में, आधे मिनट में कोई अपनी बात कहना चाहता है तो अपनी बात कह सकते हैं। मैं डॉक्टर बीना फुलारा, यदि हमारी बात सुन रहे हो, अपनी बात कहना चाहें, डॉक्टर बीना फुलारा, डॉक्टर सुधा संबियाल अपनी बात कहना चाहें, डॉक्टर गीता तिवारी अगर अपनी बात कहना चाहती हैं, डॉक्टर शशि बाला उनियाल यदि अपनी बातचीत एक मिनट में सिर्फ करना चाहती हैं तो आमंत्रित हैं आप। प्रियंका जोशी अगर कोई बात कहना चाहती हैं, शोभा चरक जी अगर कोई बातचीत अपना कहना चाहती है। संगोष्ठी है, हर व्यक्ति का प्रतिभाग होना भी इस कार्यक्रम में सुनिश्चित हो। तो इसके साथ ही अब हम इस कार्यक्रम में अब सभी अपने अतिथियों का धन्यवाद करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा लायंस क्लब नैनीताल की महासचिव डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी को कि वो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के साथ साथ, जहां उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण इस विषय पर बातचीत रखी और इसका मैं हमारे विशेषज्ञ प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा और प्रोफेसर धनेश पांडे जी और हमारे अन्य वक्ता इस कार्यक्रम में जुड़े। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी से कि वो लायंस क्लब नैनीताल की तरफ से सभी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। डॉक्टर रेखा त्रिवेदी। हाँ, आवाज आ रही? जी बिल्कुल। हाँ, मैं आप सभी का धन्यवाद करूं। इससे पहले मैं अपने 2 शब्द यहाँ पर रखना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपकी इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा है, यू आर इनवाइटेड। ऐसा है कि यहाँ पर मैंने बहुत ही प्रबुद्ध जनों को सुना, डॉक्टर धनेश पांडे जी को सुना, नीता बोरा जी को सुना, मीनाक्षी कीर्ति जी को सुना और आपको तो मैंने सुना ही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने काफी कुछ सुना और मेरा ज्ञान बढ़ा यहाँ पर और काफी बातें हमने आत्मसात करी और कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकला कि हमें आम जनता को जागरूक करना है। विश्व जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में हमें एक एक जनता को जागरूक करना है। तो मैं समझती हूँ कि ये बात जो है एक कमरे में बैठकर एक संगोष्ठी करके तो संभव नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ पर हमारी अध्यक्ष बैठी हैं ज्योति खन्ना जी, तो मैं आपसे भी कहती हूँ कि मैं लायंस क्लब की ओर से एक अभियान हम चलाएंगे, एक प्रेरणा मिले आप लोगों से हमें कि हम एक कार्यक्रम करें कि हम जगह जगह जाकर, घर में बैठकर, घर से बाहर निकलकर हम लोगों को जागरूक करें और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम लायंस क्लब इसमें एक अहम भूमिका निभा सके और ये जो जनसंख्या नियंत्रण कार्य है इस पर हम एक बहुत बड़ा आयोजन कर सके। घर से बाहर निकलकर हम जरूर इस काम को करेंगे, इसका मैं आपको आश्वासन देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी प्रबुद्ध जनों का, विद्वानजनों का और जितने भी यहाँ पर मैंने सुन नहीं सकी, उनको बोला नहीं, उन्होंने फिर भी आए हैं, मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने कराया ललित तिवारी जी, और सभी ने बहुत अच्छा बोला और हमारा ज्ञानवर्धन किया और हमने उसको आत्मसात भी किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को इन पर विराम दूंगी। धन्यवाद डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी का कि लायंस क्लब की तरफ से उन्होंने सबका धन्यवाद किया। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए डॉक्टर उषा पंत बहुत अंत में कार्यक्रम में जुड़ी, अगर पहले जुड़ी होती तो शायद उनको भी हम सुन पाते, उनकी बातचीत भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर पाते। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का लायंस क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम से अब हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।
धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर।